गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मणिपुर में फिर से आफ्पा को लागू किया गया है। 14 नवंबर 2024 को यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, है ना, राज्य में हिंसा के नए दौर को देखते हुए, राज्य में हिंसा की घटनाओं को देखते हुए आफ्पा को यानी आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को फिर से लागू कर दिया है। 2022 में मणिपुर से आफ्पा को हटाया गया था, लेकिन 14 नवंबर 2024 को होम मिनिस्ट्री के द्वारा आफ्पा को फिर से लागू कर दिया गया है। तो इन सारी घटनाओं को यहाँ पर समझेंगे, क्या कारण है आफ्पा को फिर से लागू करने की, और मणिपुर में क्या कुछ घटित हो रहा है ना। मणिपुर में जो अहिंसा का जो माहौल है ना, जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, और ये इधर नवंबर 2024 में फिर से बढ़ी हैं, इसके पीछे के कारणों को हम यहाँ पर समझेंगे। पहले आपको बता दें कि मणिपुर में 11 नवंबर 2024 को जिरीबाम जिले में एक घटना हुई। सैनिक की वर्दी पहनकर कुछ उग्रवादी एक पुलिस थाने और निकटवर्ती सीआरपीएफ कैंप पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। इन उग्रवादियों को नागा उग्रवादी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। इस इनकाउंटर के अगले दिन यानी 12 नवंबर को सशस्त्र आतंकवादियों ने जिले से महिलाओं और बच्चों सहित 6 नागरिकों को अगवा कर लिया। यानी जो नागा उग्रवादी थे, उन्होंने 12 नवंबर को यानी अगले दिन, मतलब गोलीबारी की जो घटना है उसके नेक्स्ट डे कुछ महिलाओं को और बच्चों को लगभग 6 नागरिकों को अगवा कर लिया। इस घटना के बाद इस इलाके में तनाव और बढ़ गया, और लगभग इस बीच जो ये घटना हुई, हिंसक घटना है, उसमें लगभग 14 लोग मारे गए, जिसमें 3 पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। हालात को बिगड़ते हुए देखकर और अहिंसा की घटनाओं को बढ़ते हुए देखकर केंद्र सरकार ने आफ्पा यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू करने का फैसला लिया। बता दें आपको कि जो हिंसा प्रभावी 6 पुलिस थाने थे, है ना, मणिपुर में 6 पुलिस थानों में आफ्पा को लागू करने का फैसला लिया गया, जहाँ पे हिंसक घटनाएं सबसे ज़्यादा घटित हो रही थी, है ना। देखिए, यहाँ पर हम आफ्पा के बारे में समझेंगे, यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। उससे पहले हम उन थानों को देख लेते हैं जहाँ पर आफ्पा को लागू किया गया है मणिपुर में। यानी मणिपुर में सभी जगह पे आफ्पा लागू नहीं हुआ है, सिर्फ 6 थानों में ये आफ्पा को लागू किया गया है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लागू किया गया है। यहाँ पे अगर आप मैप को देखें, मणिपुर का ये मैप है, यहाँ पे कंगपोकपी, इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, है ना, इम्फाल, जिरीबम और विष्णुपुर, जो 6 थाने हैं, वहाँ पर यहाँ पे आफ्पा को फिर से लागू किया गया है। आफ्पा की बात करें तो आफ्पा यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट सशस्त्र बलों को बेलगाम शक्ति देता है। ये आफ्पा बहुत दिनों से चर्चा में था, है ना। आपने कई बार इसको सुना होगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित भी आपने आफ्पा के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर हम आफ्पा के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्पा को देखिए, मणिपुर और कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जैसे असम, है ना, नागालैंड, यहाँ पर आफ्पा पहले से ही लागू था। 2022 में मणिपुर सरकार की ओर से बेहतर सुरक्षा स्थिति और आम जनता के बीच सुरक्षा की बड़ी भावना के बीच इन क्षेत्रों से आफ्पा को हटा लिया गया था। हाल ही में जो फिर से 14 नवंबर 2024 को फिर से आफ्पा लागू किया गया है, तो वो अगले आदेश तक 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। केंद्र सरकार के आदेश के तहत इम्फाल पश्चिम में सेकमाई और लामसांग पुलिस थानों की सीमा, इम्फाल पूर्व में लामलाई,
जिरीबम में जिरीबम थाना सीमा, विष्णुपुर में मोइरांग और कांगपोकली जिले में लीमाखुंग को सुरक्षा बलों की तरफ से अच्छी तरह से समन्वित अभियान चलाने और विद्रोही समूहों की गतिविधियों को रोकने के लिए इन अशांत क्षेत्रों में आफ्पा को लागू किया गया है। अब यहाँ पर आफ्पा है क्या? आफ्पा यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जो है अशांत क्षेत्रों को शांत करने के तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों यानी सेंट्रल आर्म फोर्सेस को असीमित ताकत देता है। यानी असीमित मतलब जो जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसे आप देखेंगे आर्मी के जो पर्सनल होते हैं उनके पास भी कुछ लिमिटेशन है, उनको भी कुछ कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जो आफ्पा है वो सशस्त्र बलों को असीमित ताकत देता है। आपको बता दें कि 1958 यानी 11 सितंबर 1958 में असम में नागा विद्रोह से निपटने के लिए सर्वप्रथम आफ्पा को लागू किया गया था। आफ्पा कानून को लागू किया गया था असम में। 1989 में जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने के कारण 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में भी आफ्पा को लगाया गया। अब ये आफ्पा कहाँ लगेगा? जहाँ पे अशांत क्षेत्र हुआ, यानी जहाँ पे हिंसक घटनाएं होंगी। लेकिन ये अशांत क्षेत्र कौन होंगे, ये इसको डिसाइड करने का जो पावर है वो केंद्र सरकार को है। यानी अशांत क्षेत्र कौन कौन से होंगे उसको केंद्र सरकार तय करती है। आफ्पा के तहत सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्र घोषित एरिया में यह अधिकार मिल जाता है कि वह कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी वारंट और बाधा के कार्रवाई कर सकती है ना। आफ्पा सेना, राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों को, है ना, सेंट्रल जो पुलिस फोर्स है उनको बिना किसी वारंट घरों की तलाशी लेने और किसी भी संपत्ति को नष्ट करने वालों को गोली मारने तक की शक्तियां देता है। यानी बिना किसी वारंट का, है ना, अगर वो संदिग्ध है तो उसको गोली मारने तक की शक्तियां दी जाती है। जिस एरिया में आफ्पा लागू होता है वहां सुरक्षा बल किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। यही नहीं, अगर किसी ने संज्ञेय अपराध किया है या वह करने वाला है तो सुरक्षा बल उसे भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। इस कानून को लागू करने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि उसे उन इलाकों में लागू किया जाता है जिसमें उग्रवादी गतिविधियां होती रहती है। भारत और म्यांमार की सीमा के दोनों तरफ कई अलगाववादी विद्रोही संगठनों के ठिकाने हैं। आपको पता है कि नागालैंड, मणिपुर, ये जो एरिया है काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे नागा जो उग्रवाद जो है वो काफ़ी प्रिवलेंट है। नागालैंड के अलावा मणिपुर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सक्रिय है जो सेना पर हमले करती रहती है। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में भी अलगाववादी संगठन सक्रिय है ना। जम्मू एंड कश्मीर में भी आपने देखा होगा सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता रहता है, वहाँ भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती है। तो इन संगठनों से निपटने और देश की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए सेना को आफ्पा के तहत विशेष अधिकार दिए गए। आफ्पा को लेकर कई सारे जो है इस पे विवाद होता रहा है। इसकी जो असीमित शक्तियों है उस पर सवाल उठते रहे। आफ्पा के इस पे एलिगेशन लगता रहा आफ्पा पे कि आफ्पा अपनी असीमित जो शक्तियां दी गई हैं उसको ब्रीच करता है ना। उसके नाम पे कई सारी, है ना, जो है वैसे एक्टिविटी करता है जो कानून के दायरे में नहीं है, जो कि इनह्यूमन एक्टिविटीज़ है। तो ऐसे भी एलिगेशन लगते रहे आफ्पा पे। आफ्पा को आपको बता दें कि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो आफ्पा को असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में लागू किया गया था। हालांकि समय समय पर परिस्थितियों को देखते हुए इसे अलग अलग जगहों से हटाया भी जाता रहा है। नागालैंड, असम और मणिपुर में साल 2022 में आफ्पा के दायरे को कम कर दिया गया था, है ना, हटा दिया गया था। मणिपुर में तो इसे हटा दिया गया था आफ्पा को। मणिपुर में आफ्पा के खिलाफ आपको जहाँ तक याद हो, इरोम चानू शर्मिला जो थी उन्होंने मणिपुर में आफ्पा के खिलाफ विद्रोह चलाया था, है ना, वहाँ पे मूवमेंट चलाया था, है ना।
और उन्हीं के प्रयासों के तहत ये जो है आस्पा को मणिपुर से हटाया गया था, जो जिसमें 16 साल तक उन्होंने अनशन भी किया था। ओके, तो यहाँ पे हमने ये समझा कि आस्पा क्या है और मणिपुर में आस्पा क्यों लागू है। मणिपुर में हिंसक घटनाएं भड़क उठी हैं और उसके पीछे का कारण है 11 नवंबर को जीरा जो वो डिस्ट्रिक्ट है जीरीबम, वहाँ पे नागा उग्रवादियों का सीआरपीएफ शिविर और पुलिस थाने पर अटैक हुआ। गोलीबारी, अंधाधुंध फायरिंग की गई और इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने 11 संदिग्ध उग्रवादी को मार गिराया। और इसी इनकाउंटर के अगले दिन यानी 12 नवंबर को सशस्त्र आतंकवादियों ने जिले से महिलाओं और बच्चों सहित 6 नागरिकों को अगवा कर लिया। इस घटना के बाद इस इलाके में तनाव बढ़ता गया। देखिए, ये तो एक रिसेंट घटना है जिसके कारण ये हिंसक घटनाएं बढ़ी हैं और आस्पा को लगाना पड़ा है। लेकिन मणिपुर में बहुत ही लंबे समय से पिछले कुछ 1-2 सालों से वहाँ पर हिंसक विवाद और हिंसक घटनाएं जारी हैं। खासकर 2024 का जो साल है वो काफ़ी वहाँ पर हिंसक घटनाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी सेंसिटिव रहा है ना। आपको यहाँ पर हम ये बता दें कि मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे का मुख्य कारण है मैती और जो आदिवासी समुदाय है उनके बीच में, है ना, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है ना। देखिए, आपको बता दें कि मणिपुर में 2 तरह के समुदाय रहते हैं। एक मैती समुदाय है जो कि गैर जनजातीय समुदाय है और दूसरा नागा, कुकी और भी जो आदिवासी ग्रुप हैं वो है। तो ये जो आदिवासी समूह है वो लगभग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और जो मैती समुदाय है वो समतल प्लेन एरिया में रहते हैं। परंतु जो प्लेन एरिया का जो जोग्राफिकल जो परसेंटेज है वो 10% है। पूरे मणिपुर में जो प्लेन एरिया है वो सिर्फ मात्र 10% है, बाकी 90% हिल एरियाज़ हैं जहाँ पर ये आदिवासी समूह निवास करते हैं। अब मैती समुदाय का कहना है कि ये बाहर से यानी म्यांमार के बॉर्डर से बहुत सारे नागा और कुकी जो जनजाति के लोग आते हैं और ये जो प्लेन एरिया है उसमें इंक्रोचमेंट करते हैं, है ना, और जिससे मैती समुदाय को, मैती संस्कृति को खतरा है। आपको बता दें कि जो मणिपुर का जो विधानसभा है वहाँ पे मैक्सिमम जो सीटें हैं वो मैती समुदाय के पास हैं, है ना। मैती समुदाय का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, लगभग 70% रिप्रेजेंटेशन है। और अभी हाल ही में जो वहाँ पे जो हिंसक घटनाएं होती उसके पीछे कारण ये था कि मैती समुदाय ने जनजाति होने के लिए, जनजाति डिक्लेरेशन के लिए, ट्राइबल डिक्लेरेशन के लिए सरकार से रिक्वेस्ट किया था और सरकार ने इसी रिक्वेस्ट को मानते हुए एक नोटिफिकेशन जारी करके मैती को, है ना, ट्राइबल कम्युनिटी के रूप में घोषित किया था, जिसके बाद वहाँ पे हिंसक घटनाएं होने लगी। क्योंकि जो आदिवासी समुदाय है, नागा कुकी समुदाय, उनका कहना है कि मैती जो है वो पढ़े लिखे होते हैं और ज़्यादातर जो विधानसभा सीट है उस पर मैती समुदाय का प्रतिनिधित्व है। तो यदि अगर उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाएगा तो जो भी जॉब्स होंगे, जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगा उसमें मैती समुदाय का वर्चस्व हो जाएगा और आदिवासी समुदाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो इन चीज़ों को लेकर मणिपुर में ये कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, एथनिक जो वायलेंस इरप्ट हो रहे हैं। और हाल में जो घटनाएं देखने को मिली है, जो अटैक हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो कहीं ना कहीं मैती और आदिवासी समुदायों के बीच में जो विवाद है कहीं ना कहीं वहाँ से वो कनेक्टेड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मणिपुर इशू, है ना। मणिपुर में जो इशू चल रहा है ना, उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।